हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने क्लासेस पे यहाँ पर लाइव क्लासेस द्वितीय वर्ष के सभी विषयों की चला रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला विषय उठाया था संज्ञान अधिगम बाल विकास, जिसकी ऑलरेडी हम 2 यूनिट्स पढ़ा चुके हैं और ये हमारी 3rd यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्लास नंबर 1 आज होने वाला है। प्रीवियस की दोनों यूनिट्स की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, लाइव क्लास द्वितीय वर्ष जाकर देख लेना और वो देख लिए तो आज ये कंटिन्यू भी करो। तो आज की क्लास जो हमारी है यूनिट नंबर 3rd जो कि संज्ञान वाला है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होने वाली है। सभी लोग सेशन से फटाफट जुड़िए। संज्ञान अधिगम बाल विकास द्वितीय वर्ष का विषय, इकाई नंबर 3 और क्लास नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली लाइव क्लास होने वाली है यूनिट 3rd की। और हमने दूसरा विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, उसका भी लाइव क्लास स्टार्ट किया है, उसकी भी क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो वो भी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें जरूर और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। जितने भी लोग सेशन से जुड़े हैं फटाफट पहले सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम बात कर रहे हैं संज्ञान अधिगम बाल विकास की, तो इस विषय की तीसरी इकाई को आज हम लेकर आए हैं। जी हाँ, ये इकाई जो 3rd है, यानी कि ये जो यूनिट नंबर 3rd है भाई, इस यूनिट 3rd को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो यूनिट 3rd है उसका नाम है संज्ञान एवं अधिगम। जी हाँ, ये विषय के ऊपर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस अंक पे अंक आवंटित जो किए गए हैं वो 20 हैं, यानी इस इकाई नंबर 3 को पढ़कर, इस इकाई 3 को यानी कि यूनिट 3 को भाई पढ़कर आपको नंबर मिलते हैं 20। टोटल 20 अंकों का ये पूरा इकाई है, यानी इसके अगर 4-5 जो लाइव क्लासेस होंगी वो आप कर लोगे तो आप 20 नंबर पा सकते हो बढ़िया से। तो बात करें अगर इसके अंक विभाजन की, यानी इसके अंक योजना की, यानी ब्लूप्रिंट की, तो भाई यहां पर देखेंगे आप तो यहां से 3 प्रश्न आते हैं 1 नंबर वाले, यानी कि बहुविकल्प, यानी कि एमसीक्यू, याद रखिएगा, ठीक है। पहले मैं ब्लूप्रिंट अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन को ज्यादा टारगेट करना है, ये ध्यान में होना चाहिए। तो बहुविकल्पीय 3 प्रश्न आते हैं, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न। फिर अति लघु उत्तर यानी वेरी शॉर्ट 2 नंबर वाले 1 प्रश्न आता है, और सॉरी 2 आएगा इसमें, ध्यान रखिएगा। इसमें से कितने प्रश्न आएंगे? 2 आएंगे। तो 2 मार्क्स वाले 2 आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मार्क्स। 1 मार्क्स वाला 3 आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 मार्क्स। ये हो गया 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स के 2 आते हैं, यानी दीर्घ वाले, ठीक है। 4 मार्क्स के 2 आते हैं, यानी कि यहां हो गया 4 2 जा 8 मार्क्स। और आता है एक निबंधात्मक प्रश्न 5 नंबर का, 5 मार्क्स का 1, तो कितना हो गया? 5 मार्क्स। यानी कि यहां पर भाई 8 5 13, 13 4 17 और 17 और 3 20। तो इस प्रकार से कुल 20 अंकों की ये पूरी इकाई हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1-1 नंबर वाले 3 प्रश्न, 2 नंबर वाले 2 प्रश्न, 4 नंबर के 2 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न। तो ये मैंने आपके सामने उठाकर रख दिया का पूरा इसका अंक विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो कई लोग पहली बार भी जुड़े होंगे तो उनके लिए भाई, तो हमने द्वितीय वर्ष का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स को अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है तो भाई कोर्स जरूर परचेस कर लें। कोर्स में आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, PYQs, ये सब कुछ मिलेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है। नीचे भी आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज करके कोर्स परचेस कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सबने तो कर ही लिया है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आज का टॉपिक, नाम से ही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। भाई ये तो पहले ही पढ़े हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत पढ़ रखा है, पर ये वो विकास वाला नहीं है, वो पियाजे का सिद्धांत नहीं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं पढ़ रहे। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास बताए हैं उसमें अवस्थाएं कौन सी बतलाई है तो उसी टॉपिक का, लेकिन वो टॉपिक नहीं है, उसमें से थोड़ा सा पूछा है, ठीक है। आई एम श्योर ये पहले से भी आप जानते भी होंगे इन टॉपिक्स को, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए। इस इकाई से इसके बारे में भी पूछता है, तो वही हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने जो बच्चों का जो स्टेजेस बताया डेवलपमेंट का, बालकों का विकास का जो अवस्था बताई है, उन विकास की अवस्थाओं की बात करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पहले सवाल समझो। देखो, अक्सर बच्चे जो कम मार्क्स लाते हैं परीक्षा में, उसका कारण ये नहीं होता कि वो कम पढ़ते हैं, उसका मेन कारण ये होता है कि वो सवाल कुछ और पूछा होता है और उसका जवाब अपने मन से कुछ भी समझ के लिखाते हैं और नंबर फिर कुछ भी मिलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पहले सवाल समझो। सवाल है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अवस्थाएं बतलाइए। तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास होता है, उस संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं जीन पियाजे ने बतलाई हैं। तो जीन पियाजे वाला ही बतलाएंगे, किसी और का नहीं बताएंगे, ब्रूनर का नहीं बतलाएंगे, याद रखिएगा। हम किसका बताएंगे? वाटसन का भी नहीं बतलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे का बतलाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, मान लो क्वेश्चन था, मान लो ये प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि जीन पियाजे के द्वारा बतलाई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बतलाइए, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर डायरेक्ट मुंह उठा के नहीं लिख देना है 1 2 3 4 अवस्था है, नहीं भाई, पहले थोड़ा थ्योरी दो। कैसा थ्योरी? जैसे मैंने यहां लिखा है, देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं बतलाई हैं।
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की नीचे दी गई कुल 4 अवस्थाओं को बतलाया है। तो कौन सी 4 अवस्थाओं को बतलाया है, चलो पढ़ लेते हैं। पहली अवस्था जो है भाई वो है संवेदीगात्मक अवस्था। संवेदनाएं जिसमें आती हैं, भावनाएं जिसमें आती हैं, उसको संवेदीगात्मक अवस्था बोलते हैं। और ये सेंसरी, क्या बोलते हैं इसको, सेंसरी इंफर स्टेज, याद रखिएगा, सेंसर से याद रखना, सेंसर, संवेद, स से याद रहेगा। और ये 0 से 2 वर्ष तक का रहता है, 0 से 2 वर्ष का। इसको आप शैशव अवस्था भी मान सकते हैं, मान लो आपको शैशव अवस्था में ही संवेगात्मक अवस्था वाली रहता है, संवेदीगात्मक अवस्था होती है, शैशव अवस्था ही होती है, 0 से 2 वर्ष, पता है हमको, है ना। दूसरा, यहां पे जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी इसको बोलते हैं। अभी अंग्रेजी भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा लिखना चाहिए, इससे ज्यादा नंबर भी मिलते हैं, अच्छा इंपैक्ट जाता है, और कई बार आपको समझ में बढ़िया से आ जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, अगर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आया, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल आया, तो एक आध भाषा में भी समझ सकते हैं बढ़िया से ना। तो ये होती है 2 से 7 वर्ष। पहली अवस्था देखो, अब सीक्वेंस में याद रखना तो बड़ा आसान होगा, ये 0 से 2 वर्ष, तो भाई ये 2 से 7 वर्ष, ठीक है, ध्यान में रखना आप पहले से, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिए कि जो जिस अवस्था से पूछा है, अगर वो सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। अगर संवेदीगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष है, तो इसके बाद की अवस्था, ये जहां पहली खत्म हो रही है दूसरी से शुरू होगी, तो जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 वर्ष की है, ठीक है। अभी 2 से 7 है तो तीसरी 7 से चालू होगी। तो जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है यानी कि कॉन्क्रीटिक ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीटिक मतलब होता है फिक्स, एकदम फिक्स, यानी उस अवस्था में जो भी चीज आती है हमेशा के जिंदगी भर रह जाती है, वो गुण बालक के साथ। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की होती है, तीसरी अवस्था है, ठीक है। अब ये 7 से 11 खत्म हो रहा है तो अगला 11 से ही चालू होगा। तो जो चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 से 15 वर्ष रहता है, 11 से 15 वर्ष। क्लियर है, समझ में आ गया। पहला जो है संवेदीगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा जो है भाई पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथा जो है भाई औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। याद रखना 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, याद रखोगे, सीक्वेंस में याद रखोगे तो पूरा याद रहेगा आपको, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो उन्होंने अवस्थाएं बतलाई हैं, उन 4 अवस्थाओं की बात हमने की। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक, भाई अगला टॉपिक जो हमारा है वो बुद्धि, स्मृति की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, स्मृति की, बुद्धि की, मेमोरी की। स्मृति मतलब क्या, मेमोरी, याददाश्त की बात हो रही है, याद रखिएगा, याददाश्त, याददाश्त के ऊपर, मेमोरी के ऊपर। इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। वैसे भी हमने बॉलीवुड मूवीज में, पिक्चर में खूब देखा है, सर पे चोट लगती है याददाश्त चली जाती है, फिर सर पे चोट लग जाती है याददाश्त आ जाती है ना। तो ये ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता। मतलब हम जिन चीजों को याद रखते हैं या बालक जिन चीजों को याद रखते हैं, किन चीजों को कैसे याद रखते हैं, वो सारी बातें डिस्कस यहाँ करनी है। याददाश्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि भाई स्मृति का आप अर्थ बतलाओ, यानी इसको परिभाषित करो, इसका अर्थ मीनिंग बतलाओ और इसकी परिभाषा भी दो। यानी 2 सवाल पूछा है। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, अक्सर क्या होता है, सवाल कैसे लिखा जाता है। देखो सवाल पूछा, स्मृति का अर्थ बताकर उसकी परिभाषा लिखिए, या फिर स्मृति का अर्थ बताइए एवं उसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको करना क्या है, आपको सवाल में 2 भाग मिल गया, याद रखना। अगर कहीं भी सवाल में आपको एवं और ये अगर दिया रहे तो समझ जाओ सवाल को आपको 2 भाग में लिखना है, 2 पैराग्राफ में लिखना है। पहला पैराग्राफ होगा स्मृति का अर्थ बताएंगे, दूसरा पैराग्राफ उसकी परिभाषा होगी। इस बात को ध्यान में रखना, कभी भी बता रहा हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का आता भी है ना, 5 मार्क्स का, तो ऐसे प्रश्न बटे हुए होते हैं। यानी कुछ लोग देखो कैसा करेंगे कि स्मृति का अर्थ लिखने के ऊपर रहेगा 2 नंबर और परिभाषा लिखने पर रहेगा 3 नंबर, या उल्टा हो सकता है कि अर्थ बताने पे 3 नंबर हो और परिभाषा पे 2 नंबर हो, तो कुल मिला के 5 अंकों का ये प्रश्न हो जाएगा। तो बहुत लोग करते क्या है, उनको स्मृति का अर्थ ज्यादा पता नहीं होता, तो 2 लाइन लिख देंगे और परिभाषा को पूरा 1 पेज भर डालेंगे। तो भाई बताओ 2 लाइन लिखने से 3 नंबर थोड़ी मिल जाएगा। ये मार्क्स भी वैसे डिवाइड होते हैं, तो जितने नंबर का पूछा है, जैसे पूछा है बिल्कुल उसी हिसाब से लिखना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो स्मृति का अर्थ पूछा है तो पहले स्मृति को जान लेते, होता क्या है। स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब जो घटनाएं हमारे सामने घटती हैं वो याद के रूप में हमारे दिमाग में होती हैं, है ना। और हमारे दिमाग में कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, है ना। आपने पढ़ा हुआ कॉन्शियस माइंड जो होता है दिमाग, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ऐसा होता है।
तो वही, तो स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, याद रखिएगा। तो स्मृति एक बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि अनुभव को, मतलब एक्सपीरियंस को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। जैसे जैसे हम कोई चीज पढ़ लेते हैं, कोई चीज हमारे सामने कोई घटना हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको कभी भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा भी जिंदगी भर वही चल रहा है हमारे दिमाग के सामने, आंखों के वही चल रहा है, नहीं, उसको हम दिमाग में तो रखते हैं, लेकिन उसको जब हम याद करना चाहें तभी वो हमको याद आता है। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे अनुभव जिसको हम अचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं, मेमोरी जैसा संचित रखते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसको अपने चेतन मन में यानी कॉन्शियस माइंड में, जो हमारा मन हमेशा जागा रहता है। वैसे कहते हैं कि हमारा दिमाग दो प्रकार का होता है, एक जिसमें तुरंत जो सामने घटनाएं रहती हैं ताजा ताजा वो भरी रहती हैं, और एक जो जिसमें स्टोर रहती हैं, रिजर्व स्टोर रहती है, बैंक में पैसा जमा रखते हैं, जरूरत पड़ने पर निकाल लेते हैं। वैसी मेमोरी स्मृति हमारे दिमाग में हमको सारी घटनाएं याद रहती हैं। कई बार देखना आपको बचपन की कुछ यादें धुंधली धुंधली थोड़ी सी याद रहेंगी, तो स्टोर है यहाँ पर, तो ये जब हमको चाहिए होती है यहां से यहां आ जाता है, तो हमको थोड़ा याद आता है। अब यहां से यहां नहीं आता, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो हमारा जो दिमाग है दो भाग में बटा होता है, वैसे तो और कई भाग में बटा होता है, पर हम फिलहाल बात कर रहे हैं यहां से दो के हिसाब से, चेतन मन और अचेतन मन। तो ये ध्यान में रखेंगे, अचेतन मतलब सबकॉन्शियस और चेतन मतलब कॉन्शियस। तो वहां से हम दिमाग में ला लेते हैं, अब जो भी घटना हमारे साथ हुई होंगी तो हमको याद आ जाता है। फिर अब यहां पर एक बढ़िया सी डेफिनेशन, परिभाषा दी हुई है, थोड़ा ध्यान से देखो कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है, ये क्या है, एक मेंटल प्रोसेस, याद रखना, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभव को यानी पहले हुए एक्सपीरियंस को, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभव को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में लाता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो भाई अपने अभी के रिसेंट के दिमाग में बाहर ला लेगा। यानी हमको याद बहुत कुछ है, पुरानी घटना जो हमारे साथ हुई है, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ेगी तभी हम उसको बाहर लेकर आएंगे, तभी प्रेजेंट में लाएंगे, वरना हमको ऐसा लग रहा है कि वो भूले हुआ है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया भाई स्मृति के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्मृति की परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं दी हैं, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट द्वारा स्मृति की परिभाषाएं दी हुई हैं। तो भाई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति की जो कुछ परिभाषाएं होती है वो निम्नलिखित यहाँ से दी हैं। किसी का भी नाम लेके पूछ सकता है कि भाई इनकी परिभाषा बतलाइए, इनके हिसाब से स्मृति क्या है। तो सबसे पहले हमारे वुडवर्थ जी है भाई, बड़े इंपॉर्टेंट, नंबर 1 जो है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति क्या है, तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, जो चीज आपने सीखा है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या है, स्मृति है। किसने बोला, वुडवर्थ ने बोला। भाई सीधा सपाट एक लाइन में, आधे लाइन में उत्तर दे दिया इनने कि सीखी हुई चीज को, जो स्मृति क्या है, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करना ही स्मृति कहलाता है। नंबर 2, दूसरे हमारे जो है मैकडोगल हैं, हमारे मैकडोगल जो है वो क्या कह रहे हैं, इनके हिसाब से स्मृति क्या है, इनके हिसाब से स्मृति से तात्पर्य, इसका मतलब क्या है कि अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना, अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसके अनुभव को इमेजिन करना, सोचना, और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीतकालीन अनुभव है, और ये जान लेना कि अभी नहीं, ये पुराना है। मतलब आपके साथ जो घटना हुई थी उस दुख को याद करते ही आप रोने लगते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है बुरा तो हुआ था लेकिन अब हो नहीं रहा, बीत गया है ना, तो रोना भी बंद हो जाता है, जिंदगी भर नहीं रोते। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा कि अतीत के घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य से, इस फैक्ट से जान लेना कि भाई हाँ, कि भाई ये अतीतकालीन अनुभव है, यानी हो चुका है, इस पे बार बार रोके मतलब नहीं है, दुख बिताने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये मैकडूगल जी ने कहा। तीसरे जो हमारे हिलगार्ड जी हैं, इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। हिलगार्ड के मतानुसार, उनके मन के अनुसार, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। ये हिलगार्ड जी के अनुसार क्या है कि स्मृति भाई एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, पास्ट में जो ज्ञान लिया था, जो अनुभव था, या जो स्किल, कौशल, गुण सीखा था, उसका पुनः याद करना, स्मरण आ जाना, यही क्या कहलाता है, स्मृति आ जाती है। यानी आपने कोई अनुभव किया, आपने कोई नॉलेज लिया, आपके साथ कोई घटना हुई और उसको आप फिर से याद करते हो अभी के समय में, तो वही क्या है, स्मृति है, वही क्या है, हमारी मेमोरी है, वही क्या हमारी याद है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, स्मृति के प्रकार। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्मृति के प्रकार। तो भाई स्मृति के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ, आप बोल सकते हैं यहां पर मेमोरी के, स्मृति के प्रकार क्या होते हैं। तो अगर आपको ऐसा सवाल पूछे
तो आपको जवाब देना है। वैसे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत बड़ा पीआईक्यू क्वेश्चन तो है भी, साथ ही साथ ये गेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन रहेगा। जब मैं गेस्ट क्वेश्चन दूंगा, गेस्ट पेपर बनाऊंगा, तब ये क्वेश्चन भी उसमें रहेगा। ध्यान में देना कि स्मृति के प्रकार हो सकता है इस बार शायद पूछ दे या ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, कैसे भी बार पूछेगा इससे जुड़ा हुआ सवाल। तो सीधा जवाब मत लिखना मुंह उठा के, हमेशा बताया हूं थ्योरी लिखना। क्या थ्योरी? मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के निम्नलिखित प्रकार बतलाए हैं, या फिर स्मृति के कुछ निम्नलिखित प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए हैं, या स्मृति के कुछ प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ बता देने का, लिख देने का दो लाइन, उसके बाद फिर जवाब शुरू करने का। नंबर 1, तत्कालिक स्मृति यानी कि इमीडिएट मेमोरी, जो अभी अभी हुई है उसको इमीडिएट मेमोरी, तत्कालिक मेमोरी बोलते हैं भाई, अभी अभी ये मेमोरी यानी अभी ताजा घटनाओं को याद रखना। दूसरा, स्थायी स्मृति, परमानेंट मेमोरी, यानी ऐसी घटना जो कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ऐसी घटना होगी, परमानेंट मेमोरी। जैसे साइकिल चलाना भाई, परमानेंट मेमोरी है, ऐसा तो नहीं कल साइकिल चलाना सीखे थे, 1 महीने से साइकिल नहीं चलाया, फिर उठ के सुबह जा रहे हैं तो साइकिल चलाना भूल गया, आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है, वो परमानेंट मेमोरी में याद होता है। तीसरा, सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो अभी चल रही है, हमारे दिमाग में उसका ज्ञान है, हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, इसको एक्टिव मेमोरी बोलते हैं, इसको भी नहीं भूलते, ठीक है, अपने ऊपर है, भुलाना चाहे तो भुला भी सकते हैं। चौथा है रटंत स्मृति यानी रोट मेमोरी, ये सबसे ज्यादा बच्चों में कॉमन होती है, क्योंकि बिना सोचे समझे किसी भी चीज को एकदम रट लेना, याद कर लेना, इसी को रटंत स्मृति कहते हैं या रोट मेमोरी भी कहते हैं, इसको रटना बोलते हैं। अक्सर बचपन में हम ऐसा करते थे, मैं भी करता था, ऐसा नहीं कि मैं रटता नहीं था, मैं बता रहा हूं, वो कोई नहीं, मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से बचपन में तो सभी रटते हैं, यानी कोई परिभाषा दी 2 लाइन की, उस 2 लाइन की परिभाषा को हम रट लेते एकदम से। या बचपन में पोएम तो रटी है, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ये थोड़ा बहुत समझता था। फिर कोई जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये इनका कोई मतलब ही नहीं समझता था ज्यादा, है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये तो समझ गया, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर इसका मतलब नहीं समझता था, बचपन में नहीं समझता था, आज समझता है, पर बचपन में रट लिया, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब इसका मतलब कोई पूछे अरे ये क्या होता है, तो हमने रटा था उस वक्त, तो इसको रटंतु स्मृति बोलते हैं, यानी पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको पता है क्या है, लेकिन उसका अर्थ क्या है नहीं पता। 5वां जो है निष्क्रिय स्मृति, पैसिव मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो भाई हमारे दिमाग के अंदर जाके कहीं छुप गई है, याद नहीं आ रही, बहुत जोर दे रहे हैं, कभी जाके शायद याद आ जाए ना, तो ये निष्क्रिय स्मृति होती है, जिसको हम भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6वां, अब निष्क्रिय स्मृति का बताऊं ना, तो बचपन की कुछ कुछ बातें होंगी, बचपन में माँ बाप ने ऐसा किया था, बचपन में मेरे साथ ऐसा हो गया था, बहुत छोटे थे हम, लेकिन फिर भी वो चीजें याद आती कभी कभी, है ना, तो ये निष्क्रिय स्मृति है, लगभग मर चुकी याददाश्त है, लेकिन फिर भी कई बार सामने आ जाती है कोई घटना होने से। फिर है मनोवैज्ञानिक स्मृति, साइकोलॉजिकल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो होती है हमारे दिमाग में होती है, जिसको हम बना लेते हैं, और ये साइकोलॉजिक लोग इसको बाहर ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी घटना होगी तो ही हमारी जिंदगी में वो याद वापस आ सकती है, तो इसको साइकोलॉजिकल मेमोरी या फिर वैज्ञानिक स्मृति बोलते हैं। तो यहाँ स्मृति के मैंने 6 प्रकार बताए, लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, सिर्फ ये लिखने भर से नंबर नहीं मिलेगा। तत्कालिक स्मृति ऐसा लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तत्कालिक स्मृति लिखो, डैश देके उसके अंदर 4-5 लाइन की थ्योरी लिखो, फिर स्थायी स्मृति लिखो, डैश देके 4-5 लाइन की थ्योरी लिखो, तभी ना 5 नंबर मिलेगा भाई। ये आधी लाइन के 6 शब्द लिख देने से थोड़ी आपको नंबर मिल जाएंगे, ये 6 शब्द लिख लोगे तो 4-5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए डिटेल में याद रखना जरूरी है, डिटेल में पढ़ना जरूरी है, याद रखिएगा। तो ये सारा डिटेल में इसका हमने नोट्स में इंक्लूड किया है, अगर आप नोट्स परचेस करेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल में इसकी थ्योरी भी मिल जाएगी पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, जहां से आप परीक्षा के लिए एकदम बढ़िया से स्कोर कर पाएंगे। अगला हमारा स्मृति की विशेषताएं या लक्षण। स्मृति जो होती है, मेमोरी जो होती है, याददाश्त जो होती है, उसकी विशेषताएं, उसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, उसकी बात हम करेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसकी भाई कुछ खासियतें गुण होते हैं, वो हम देखेंगे। तो स्मृति की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। स्मृति की कुछ अपनी निम्नलिखित विशेषताएं या कुछ भी थ्योरी लिखो भाई, अपने मन से बनाओ, इतना तो तुमको आ जाना चाहिए। इतने वीडियोस में बता दिया हूं, इतना पढ़ा दिया हूं, तो इतना तो आपको आना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई सवाल दिया है, तो उसका उत्तर कैसे लिखना है। उसका उत्तर कैसे लिखोगे भाई कि स्मृति की भाई क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। नंबर 1, शीघ्र याद होना, है ना भाई, क्विक लर्निंग। स्मृति मतलब मेमोरी क्या, अगर किसी मेमोरी तेज है तो तुरंत याद कर लेगा किसी भी चीज को। दूसरा, उत्तम धारणा शक्ति, गुड रिटेंशन, यानी जो सिखाया जा रहा है फटाफट उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा, शीघ्र पुनः स्मरण, जो भी सीखा था तुरंत याद आ जाए, क्विक रिकॉल, शीघ्र पुनः स्मरण। चौथा, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान, यानी कि क्विक एंड एक्यूरेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, किसी भी चीज को तुरंत पहचानो, एकदम सही पहचानो, ऐसा भी होता है। फिर शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान, उसके बाद होता है क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्नाइजेशन। ही 5वां जो है आवश्यक बातों को भूलना, इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाना, देखो फॉरगेटिंग ऑफ मेमोरी मीनिंगलेस थिंग्स, अनावश्यक, आवश्यक नहीं अनावश्यक है, ध्यान रखिएगा ना, अ लगा हुआ इसमें, अनावश्यक है, आवश्यक नहीं, ध्यान रखेंगे। तो
स्मृति जो होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ खासियतें होती हैं, तो उन्हीं हम खासियतों की बात कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला है शीघ्र याद होना, बहुत जल्दी याद होना, स्मृति का एक खासियत है। दूसरा उत्तम धारणा शक्ति, गुड रिटेंशन, यानी जो भी बताया जाए फट से सीख लो। तीसरा शीघ्र पुनर्स्मरण, यानी जो भी याद किया था तुरंत याद आ जाए। चौथा शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानो, यानी जो भी आपको याद आ रहा है उसको तुरंत पहचानो, एकदम सही सही पहचानो। पांचवा अनावश्यक बातों को भूलना, जो मीनिंगलेस चीज है उसको भूल जाओ, यानी जो काम की याददाश्त नहीं है, जो हमारे काम की मेमोरी नहीं है, उसको आप भूल सकते हो। वो उतने ज्यादा काम की नहीं है तो उसको याद रखे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भविष्य में शायद वो काम ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्मृति की कुछ विशेषताएं, हमारी जो स्मृति जो मेमोरी होती है उसकी खासियतें हैं, उसकी विशेषता है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। टोटल मैंने 5 विशेषताएं यहां पर बतला दी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरीज। ये भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको भाई थ्योरी लिखना जरूरी है। पॉइंट लिखा, शीघ्र याद होना, उसका मतलब 2-3 लाइन लिखो। फिर उत्तम धारणा शक्ति, उसमें भी डैश देके 2-3 लाइन लिखो, तभी पूरे में से पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। वरना एक तो लिखोगे तो 5 में से 1 नंबर 2 नंबर मिल जाए बहुत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 100% अच्छे नंबर लाना है, पास होना है, तो पूरा डिटेल में थ्योरी लिखनी है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी आज की क्लास, स्मृति से जुड़े हुए और सारे सवाल हमने हल किए। ठीक है, और संज्ञान अधिगम से जुड़े हुए सवाल हमने हल किए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रही। अब इसका नेक्स्ट क्लास, इस यूनिट 3 का जो सेकंड क्लास है, ये कल हम लेकर आएंगे। ठीक है, 9 बजे, ध्यान रखिएगा, हमारा डेली टाइम होता है उसी बजे, 9 बजे के समय पर ही एक सवाल जुड़ेगा, फिर से मतलब एक लाइव क्लास आएगी, वहां भी नए नए सवाल हम करेंगे। तो 9 बजे रोज जुड़ना है, भूलना नहीं है आपको, याद रखिएगा। और करना क्या है कि आपके दोस्त क्लास में फ्रेंड तक शेयर कर देना है, ताकि भाई उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और मुझे इससे थोड़ा सा साहस, उम्मीद और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाकर लाता रहूं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो। और प्रीवियस दोनों यूनिट्स के शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, जाके वो भी सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और कोर्स जरूर परचेस करें भाई, इसका जो कोर्स हमने बताया आपको पहले ही कि इस कोर्स को जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करेंगे उसमें आपको नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा, PYQs भी मिलेंगे। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करो, कोर्स परचेस करो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।